गाइस तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जगास क्लासेस। और जैसे कि तुम्हें पता है हमारा एमसीक्यू सेशन चल रहा है यार, और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 टर्म 1 जो साइंस का सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बोल सकते हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। एमसीक्यूज भी तड़ाके वाले मसालेदार होने वाले हैं जिनको एक एक करके हम डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था पहले लेक्चर वीडियोस देखने का, वरना एमसीक्यू कुछ समझ में आएगा नहीं और इसका कुछ फायदा भी होगा नहीं। तो लेक्चर वीडियो के लिंक कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हो। सारा लिंक, सारा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है क्लास 10 के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। पर फिर से कह देना चाहता हूं, लेक्चर वीडियोस जाके देख के आओ यार, बहुत फायदा मिलेगा। बेस्ट वीडियो कोर्स है फॉर यू ऑल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है एन एक्वस सोल्यूशन ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आया था 2020 बोर्ड एग्जाम में। सर प्रीवियस जो था वो तो हुआ नहीं, हाँ जो प्रीवियस का प्रीवियस बैच था ना, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, तुम्हारे पहले वाले बैच का तो प्रमोशन हो गया, उससे पहले वाले बैच का जो था, जो 2020 में एग्जाम दिए थे, मतलब सेशन अगर की बात करूं मैं तो वो सेशन होगा करीबन 2019-20, इस टाइम के जो बच्चे थे इनका ये हुआ था एग्जाम। तो समझिए 19-20 वाले सेशन। तो देखो एन एक्वस सोल्यूशन ए, एक भाई एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन पता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है, वो टर्न्स फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन क्या है? एक इंडिकेटर है, पता है, लेक्चर वीडियो देखे होगे तो पता होगा कि फेनोप्थिलीन को पिंक बना देता है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए, जब बी ऐड होता है ए में तो वो जो पिंक कलर था ना वो डिसअपियर हो जाता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशन ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? सही है बी के लिए। तो पहली बात तो ये जान लो कि ऐसा कौन सा चीज है जो फेनोप्थिलीन को पिंक बनाता है? कोई बेसिक चीज होना चाहिए। तो ए क्या है? बेस है, और बी वो पिंक कलर को डिसअपियर कर रहा है। मतलब अगर फेनोप्थिलीन जो हो रहा है, फेनोप्थिलीन को क्या कर रहा है? एक्वस सोल्यूशन ए पिंक बना रहा है। पिंक कौन बनाता है फेनोप्थिलीन को? कोई भी बेस बनाता है, बेस। और उसी पिंक कलर को उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एसिड चाहिए। मतलब जो ए है वो तो बेस है, पर जो बी है वो क्या है? एसिड है। तो इसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? देखो, ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज ए वीक बेस। तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि भले ए बेसिक है पर बी तो पूरा एसिड है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड बी इज वीक एसिड। तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि बी, ए तो बेस है, एसिड कहां से आया? तो सी देखते हैं, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7। तो ए के पास अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो वो क्या है? बेस है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। बी हैज पीएच लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब एसिड। तो ये सी नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसको तुम आंसर में लिख सकती हो। डी देख लेते हैं, डी भी गलत है यार, क्योंकि ए का पीएच 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक बेस है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लो, लिखा हुआ है, आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सिंपल क्वेश्चन पेपर है, 2020 का सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये था नंबर। ऐसे सवाल मैं उठाता हूं ना, ओसवाल क्वेश्चन बैंक का सवाल है, सबसे तड़ाकेदार मसालेदार, बहुत अच्छा सवाल है। और ओसवाल का रिकॉर्ड है कि पिछले कुछ सालों में, ये बुक उतना पुराना नहीं है, हम जिस टाइम में 10 दिए थे ओसवाल का नाम उतना नहीं था, उस टाइम भी था पर ओसवाल का नाम उतना नहीं था। मुझे नहीं पता था, मुझे तो 11th में अपना पता चला, एक दोस्त ने बताया था कि यार मैथ के सवाल इससे उठ के आ गए थे। और मुझे लगा था कि हाँ, भले मैथ में अच्छे नंबर आए थे 10th में मेरे, पर मुझे लगा था कि ये करके जाता तो शायद 100 फोड़ सकता था। तो इसलिए ओसवाल का एक रिकॉर्ड है कि इसका सवाल पता नहीं क्यों उठ के आ जाता है। और क्यों ना आए भाई? देखो मैंने एक सवाल किया, वो था प्रीवियस ईयर, अब सिंपल क्वेश्चन पेपर। पहले तो सीबीएसई ने जितने सवाल तैयार किए हैं वो तो ये डाल ही देती है, उसके बाद अपना एक्सपर्ट सिलेक्टेड भी डालते हैं, और उनके एक्सपर्ट में हम भी आते हैं, क्योंकि जब ये बुक किसी के पास अवेलेबल नहीं था, हमको इन्होंने भेज दिया था। अभी फिलहाल वीडियो देखते टाइम आ गया होगा तुम्हारा, पर जब पूरा मार्केट में ये लॉन्च नहीं करते तब हमें भेजते हैं। क्यों? एडिट करने के लिए कि सर कोई गलती है क्या, क्वेश्चन कैसे हैं, हमें फीडबैक दीजिए। तो हमारे पास बहुत से कॉपी आते हैं, इसलिए ओसवाल बहुतों के पास नहीं था बोल के मैं पहले ओसवाल का वीडियो बना दे रहा हूं। कैसे आया बताया ना, हम ऑसम टीचर अवार्ड भी मुझे दिया था ओसवाल ने।
तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। तो ये फॉलोइंग सॉल्ट में से कौन सा सॉल्ट बेसिक है बोल रहा है। मैंने एक सिंपल फंडा तुम्हें बताया था, क्या, बेस को आइडेंटिफाई करने का। ये NO2CO3 है ना, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें से कुछ थोड़ा मिल गया है, तो ये Na2 क्या है, CO3 है, समझ गए। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन। तो देखो NO2CO3 हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, ये है नेक्स्ट ऑप्शन NH4Cl। ये स्लाइड में आते हैं तो ये थोड़ा मिस्टेक होता है यार, ये 1Cl है, तो NaNO3 है और KCl है, ये 1 नहीं सब L है, ये स्लाइड वाला L को 1 ले जा रहा है। तो अभी देखो कि कौन सा बेस है। तो जैसे मैंने बोला बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, तो बेसिक सॉल्ट वो चीज होता है जो बेसिक होता है। तो यहाँ पे अगर तुमने सारे रिएक्शन अच्छे से देखे हैं लेक्चर वीडियोस के, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आंसर NO2CO3 होगा, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट विल बी ए बेसिक सॉल्ट। बाकी सब ये एसिडिक है, NH4Cl, क्लोरीन है यार बेसिक है ऑब्वियसली, और NaNO3 भी ये क्या है, बेसिक है, KCl भी बेसिक है, कार्बोनेट वाला ये जो है सोडियम कार्बोनेट, ये बाकी सब एसिडिक हैं, ये एक बेसिक सॉल्ट है, समझ गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही मैंने बताया तुम्हें, मैं थोड़ी ना गलत बताऊंगा यार, मैंने ही पढ़ाया है तुमको। Which one of the following can be used as an acid? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम एच एसिड यूज कर सकते हैं। बेस, एसिड बेस इंडिकेटर, नहीं भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ये गलती होता है कभी कभी, क्या गैप दे दिया तो मैंने सोचा कौन सा एसिड है, नहीं एसिड नहीं है। Which one of the following can be used as, इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं एच एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसको एक विजुअली इंपेयर्ड, मतलब जिसको यार अंधे जो होते हैं बच्चे, जो फिजिकली चैलेंज, नेचुरली चैलेंज्ड होते हैं, उनके पास डिसेबिलिटी होता है, जिसको दिव्यांग नाम आजकल दिया जाता है। हाँ, असल में उन बेचारों का शायद क्या, उनकी तो कुछ गलती नहीं होती, वो विजुअली इंपेयर्ड मतलब अंधे हो गए होते हैं, तो वो देख नहीं सकते। तो उन स्टूडेंट्स को एसिड या फिर बेस पहचानने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करना अच्छा होगा। तो उनके पास डिसेबिलिटी क्या है कि वो देख नहीं सकते। अब देखो लिटमस में क्या ब्लू या फिर रेड होगा, तो इसमें तो देखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि ये ब्लाइंड स्टूडेंट नहीं कर सकता। टर्मेरिक में भी कलर चेंज होता है, तो ये भी तो वो बेचारा देख नहीं सकता। अब ऑप्शन सी में आओ कि क्या वनीला एसेंस, मतलब वनीला जो मैंने बोला था कि वनीला का यूज करके, उसमें क्या होता है जब एसिड या फिर बेस आए तो उसका खुशबू से पता चलता है। किससे पता चलता है, खुशबू से। तो मतलब सूंघ तो सकता है, देख नहीं सकता है एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, बट सूंघ सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी होगा, वो इससे पता लगा सकता है कि एसिड है कि बेस है। पेटूनिया लिप में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सी में ही अपना आंसर मिल गया। सो सी को नोट करो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। ये क्वेश्चन करते चलो, मैं बोलता हूं पहले तुम खुद करके देखो आंसर क्या होता है, पॉज करके, फिर मेरा आंसर सुनोगे, मजा आएगा। वरना सारा उतारते ले जाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, नहीं सुनोगे इधर बस करते चले जाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कभी ट्रिक बताऊंगा, कभी नॉर्मल सा लॉजिक बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखने के साथ खुद भी करना जरूरी है, और ज्यादा टाइम मिलेगा साइंस में तुम्हें तो उतना भी नहीं मिलने वाला। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा भाई एसिडिक है नेचर में। तो देखो पहला क्या है, लाइम जूस। क्या लाइम जूस एसिडिक होता है, हमें ये देखना है। बिल्कुल होता है, लाइम जूस एसिडिक होता है। लाइम जूस मतलब क्या, वो नींबू को जब क्या करते हैं, अरे स्क्वीज करते हैं, जो निकलेगा नींबू का रस, उसको पीना कैसा लगता है, खट्टा लगता है, एसिडिक है। ह्यूमन ब्लड एसिडिक होता नहीं है, एंटासिड तो होगा ही नहीं भाई, ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी सर लाइम वाटर, नींबू पानी। देखो नींबू पानी में क्या होता है, नींबू जरूर डलता है, उसके साथ चीनी भी नहीं डल के वो एसिड कैरेक्टर उसका उतना नहीं रहता, इसलिए द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लाइम जूस। और वो क्या है, एक साइट्रस फूड है, और उसमें जो एसिड होता है इसलिए उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। नींबू क्या है, एक साइट्रिक एसिड। ये क्या हो गया यार, लाइन एक बड़ा वाला डल गया, छोड़ो इसको मिटा देते हैं। लेट्स साइट्रिक एसिड। और ये जो फूड को क्या बोलते हैं, नींबू को साइट्रस फूड। तो समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट कर सकते हो तुम चाहो तो।
करना भी चाहिए, पॉज करके नोट कर लेना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो भाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम प्रिपेयर कर रहे थे ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे मतलब जिसमें मॉइस्चर होता है, थोड़ा वो बादल वाला जो मौसम करता है उसको बोलते हैं। बादल वाला मौसम करे ना करे, पसीना आता है, तुम्हें लगता नहीं कि धूप उतना हो रहा है, पर धूप से ज्यादा पसीना आता है, जो ज्यादातर समंदर के पास वाली जगह पे देखने के लिए मिलता है। इवन जो गंगा नदी, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, उनके किनारे जितने भी शहर हैं, तुम बनारस का एग्जांपल ले लो, जितने भी शहर हैं बड़े नदी हैं, तो वहां पे भी ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। भाई धूप करे ना करे, पसीना जरूर आता है और पसीना से पूरा नहा जाओगे, तो ऐसा एक क्लाइमेट है। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो वो जो गैस था उसको पास किया जा रहा था एक गार्ड ट्यूब के मतलब बीच से, जो कैल्शियम क्लोराइड कैरी करता था। तो रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू, तो वो जो कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब में दिया गया था उसका भाई काम क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट उतना आसान भले ही ना हो, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा वाला एग्जाम्पल आया, कैल्शियम क्लोराइड जो काम उसका क्या होता है बोलने पर, तुम सीधा सीधा ठोकना कि इसमें, पहले मैंने क्या बोला, ह्यूमिड डे था। ह्यूमिड डे में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मैंने बोला एक टर्म, मॉइस्चर होता है, और कैल्शियम क्लोराइड का सीधा सीधा काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा कौन, कैल्शियम क्लोराइड, और इसलिए हम ह्यूमिड डे में इसका यूज करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, व्हिच ऑफ द, तुम इस क्वेश्चन पे ऊपर मत जाओ, अभी मैं बता दूंगा कि ये ऑप्शन क्या क्या है। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं पे कोई समस्या अगर खड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं तुम्हें। तो देखो ये क्या होता है, टाइप फॉर्मेट में क्वेश्चन डालते हैं, तो ये जो पावर होता है नीचे लिखना होता है, ये नहीं लिख पाता है। तो कोई सिंपल सा इशू है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ऑप्शन मैं खुद लिख देता हूं। ऑप्शन ए जो है ये है H3O प्लस Cl माइनस। तो इनमें से कौन सा क्या है, प्रेजेंट डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, मैं बता दे रहा हूं, उसका केमिकल फॉर्मूला HCl होता है। तो HCl का कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है, वो भी डाइल्यूट वाला। Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid, कौन सा प्रेजेंट होता है। तो ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन चलो लिख देता हूं, Cl माइनस प्लस OH माइनस। तो ये ऑप्शन बी हो गया H3O प्लस H3O प्लस OH हो गया। अब ऑप्शन डी लिखते हैं, तो ऑप्शन डी होगा अनआयोनाइज्ड HCl। ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये OH माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी नोट करो कि भाई कौन सा ऐसा चीज है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, पहले काम जो तुम्हें करना है वो क्या करना है कि तुम्हें HCl का फॉर्मूला जानना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्या बताया मैंने, HCl, और सीधा सीधा चेक करो, जहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल जाएगा। यही 10th क्लास की यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोलता हूं ना, तुम्हारे 10th क्लास में आज तक के सबसे अच्छे नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें 12th में इतना हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहां पे HCl देखो क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पे ऐसा कौन सा जगह है, एक ही जगह होगा, ये देखो H3O प्लस और Cl माइनस। बाकी ये जगह तुम्हें दिख रहा होगा, अनआयोनाइज्ड HCl कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन वो भी डाइल्यूट है। HCl एसिड हमेशा H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है, समझ गए। तो ये होता है हमेशा ऑप्शन ए, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बहुत मदद करने वाला है, ये ओसवाल का जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन में, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। नोट कर लो पहले। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। तो क्या होता है यार, जब सॉल्यूशन, किसी एसिड का सॉल्यूशन मिक्स होता है एक सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ एक टेस्ट ट्यूब में, तो तुम्हें पता है कि सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। जब एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड नहीं, एसिड बेस जब नॉर्मली मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। पर यहां पे ऑप्शन में क्या होता है, चलो देखते हैं। तो हमें बोला है पहला कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तुम्हें मैंने पहले ही बताया है कि एसिड बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर फॉर्म होता था।
जिनने लेक्चर वीडियो देखा होगा उनको पता चल गया होगा। एक ही ऑप्शन है जो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बोल रहा है, तो क्यों एक एक ऑप्शन करके जाएं। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, नाता ही नहीं है। डिक्रीज होता है, वो भी नाता नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन सेम, ये भी कोई ऐसा परमानेंट चीज नहीं है। पर जो परमानेंट है सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन, जो हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम डिसोल्यूट करते हैं, मतलब घोलते हैं बोल सकते हो, गोल्ड के साथ कौन घोल सकता है। तो गोल्ड तुम्हें जैसे पता है एक बहुत ही तगड़ा मेटल है। गोल्ड कैसा मेटल है, एक तगड़ा मेटल है। और गोल्ड वॉश के लिए तुमने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि गोल्ड को डिसोल्यूशन, उसके ऊपर का मैला उड़ाने के लिए एक चीज, एक रिएजेंट यूज किया जाता है, जिसका नाम मैंने बहुत बार बोला था लेक्चर में। जो देखा होगा वो समझ गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं था, नाइट्रिक एसिड भी नहीं था, वो था एक्वा रेजिया। और इसका यूज होता है, अरे यार गोल्ड पहनते हैं, मम्मी लोग पहनते हैं, बहन भी होगी या फिर तुम खुद लड़की हो तो पहनते होगे, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, मैला हो जाता है, डर्टी हो जाता है। उसको वो कपड़े धोने की तरह धो तो नहीं सकते सर्फ या फिर डिटर्जेंट पाउडर की मदद से या फिर सोप सोल्यूशन यानी साबुन की मदद से, तो ये काम कर नहीं सकते। तो क्या यूज करते हैं, एक्वा रेजिया। अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्ट है भाई जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है। देखो पहली बात जो तुम्हें समझना है कि यहां पे ऐसा कौन सा चीज है जो ये कंटेन नहीं करता है। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का वाटर क्या होता है, ये डॉट जो H2O होता है ना, तुम इनके फॉर्मूला को याद रखो। डॉट H2O जो होता है ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो ब्लू विट्रियोल में होता है। इवन तुम्हारे वॉशिंग सोडा में भी होता है, क्योंकि उसमें तो पानी मिलेगा ही। तुम फॉर्मूला लिखो, पहले कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिखो फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि मैंने लेक्चर में ये सब नोट करने के लिए बोला हुआ था, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए बोला था। जिप्सम में बिल्कुल होता है, कितना होता है 2H2 डॉट 2H2, और उसमें से जब 1/2 H2 हाइड्रेट हो जाता है तो क्या बनता है, डॉट हाफ H2O में क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद कर पा रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना बनता था, डॉट हाफ H2। याद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो वो छोड़ो, जो भी याद हो रहा है नहीं हो रहा है। यहां पे सिंपल फंडा ये है कि इन सबके फॉर्मूला में डॉट H2O होता है, पर बेकिंग सोडा में नहीं होता है। सो द आंसर विल बी बेकिंग सोडा, बाकी सब गलत होंगे भाई, समझ गए। सो इसको टिक लगा लो फटाफट से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इधर का तुम्हें पता चलना चाहिए, बेकिंग सोडा इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट। जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट इज ए सी सॉल्ट। तो ये एक बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सॉल्ट और बेसिक नहीं रहेगा। तो बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था भाई, एसिड बेस मिलने पर सॉल्ट बनाते हैं भाई या बहन जो भी हो, तो एसिड और बेस मिलने पर सॉल्ट बनाते हैं। अगर एसिड ज्यादा होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। अगर एसिड ज्यादा होगा तो सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर बेस ज्यादा होगा, अगर बेस ज्यादा होगा तो सॉल्ट भी कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट। तो वैसे ही यहां पे ऐसा कोई जगह ढूंढो जहां पे बेस का नंबर ज्यादा हो, और वो एक ही जगह पे है, एसिड के कंपेयर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। भाई जो खाने वाला नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, वो किचन में तो यूज होता है, सब्जी में डालते हैं, बहुत चीजों में डालते हैं, पर और कहां पे ऐसे रॉ मटेरियल ये यूज होता है। तो ये और कहां पे होता है, क्या वॉशिंग सोडा में होता है, बिल्कुल होता है। तुम फॉर्मूला को याद करो, ये बनता था, वॉशिंग सोडा में यूज होता है।
क्या ब्लीचिंग पाउडर में होता है? नहीं होता है। क्या बेकिंग सोडा में होता है? बिल्कुल होता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोनों सोडा में होता है। स्लेकेट लाइम में भी नहीं होता। तो ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द आंसर। कहां पे दिया है देखो, वो टिक होगा, ऑप्शन सी। समझ गए कैसे हुआ आंसर? ये होगा आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट वाला ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, तो एक कंस्टिट्यूएंट है, मतलब एक जो इंग्रेडिएंट्स है बोल सकते हो बेकिंग पाउडर बनाने का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 फॉर्मूला में होगा भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो एक माइल्ड एडिबल एसिड चाहिए हमें, कोई सा भी माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब खाने लायक, यानी भयंकर एसिड ना हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खा लोगे मर जाओगे, बिकॉज दैट इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड। सबसे भयंकर जो एसिड होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, वो होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तुम्हें पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमें एक सामान्य सा नॉर्मल खाने लायक एसिड चाहिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खा लोगे ऐसा तुम में ताकत नहीं, या फिर तुम थाइनोस हो नहीं। टार्टारिक एसिड हो सकता है, ये बिल्कुल होगा आंसर। सल्फरिक एसिड भी स्ट्रांग होता है, एसिडिक एसिड नहीं होगा आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे कॉस्ट क्या था कि हमें एक एडिबल एसिड चाहिए, और ज्यादातर टार्टारिक ही होता है, तो ऑप्शन टार्टारिक का दिखे तो आंख बंद करके टिक करके आना, पूरे नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं उस क्वेश्चन के। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट? इनमें से कौन सा एक सॉल्ट नहीं है? सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है? बिल्कुल सॉल्ट है। स्लेकेट लाइम एक सॉल्ट है? नहीं है यार। चूना का भी कोई सॉल्ट है क्या? नहीं है। स्लेकेट लाइम मतलब क्या? वो स्लेकेट वाला चूना, चूना का जो होता है, चूना पत्थर से जो बनता है। लीड सल्फाइड भी सॉल्ट है, जिंक नाइट्रेट भी सॉल्ट है। तो सो द आंसर विल बी स्लेकेट लाइम, क्योंकि चूना किसी का सॉल्ट नहीं है, ये एसिड बेस बन के मिल के नहीं बनता, ये पूरा बेसिक होता है। So before I move to the next question, pause the video and note it down. Option B is correct भी लिखा हुआ है। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. तो जो बड़े बड़े मिल्कमैन होते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, पर ज्यादातर शहरों वाले जरूर करते हैं ये, कि कुछ अमाउंट का बेकिंग सोडा डाल देते हैं फ्रेश मिल्क में। क्यों? ये इसलिए ये डालते हैं, ये बेकिंग सोडा डालने के पीछे का जो रीजन होता है ना, वो उनका खुद का प्रॉफिट होता है, पर हमें उससे कुछ खास लॉस नहीं होता है। वो होता है डिक्रीज रेट ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या? दूध का दही बन जाना, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो अगर वो दूध खराब हो गया तो दही का भी पैसा मिलेगा, पर वो दूध वाला जो फ्रेश मिल्क के रहने पर जो मजा है वो नहीं आने वाला। भाई दूध होगा तो दही चाहे तो बना सकते हैं, पर दही से फिर दूध नहीं बन सकता। तो दूध का फर्मेंटेशन होकर दही बनता है, तो उसी फर्मेंटेशन को कम हो जाए, क्योंकि वो मिल्क बासी हो जाएगा। मान लो कुछ कस्टमर नहीं लिए, गांव चले गए, तो वो मिल्क का वो फेंक तो नहीं सकता, और दही बन जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, बांस आएगी, मजा नहीं आएगा उसको पीने में, कोई खरीदेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो उसी फर्मेंटेशन को कम करके उस मिल्क को हमेशा के लिए फ्रेश रखने के लिए, ताजा रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए वो बेकिंग सोडा अप्लाई करती है। पूछना तुम्हारे मिल्कमैन से कल सुबह, मतलब मैं रात को कर रहा हूं, तुम भी पढ़ रहे होगे, कोई गारंटी नहीं है, पर जब टाइम मिले पूछ के देखना वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना बताना। क्यों बताएं सर, हम पूरा प्योर मिल्क लेंगे उससे। अरे साइंस पढ़ रहे हो, लोगों की हेल्प करो अपने साइंस से। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सब्सटेंस इज यूज्ड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन? तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो यूज होता है इनमें से फॉलोइंग एप्लीकेशन में? It is used as fireproofing material. It is used for sealing gaps in laboratory apparatus. भाई ऐसा एक चीज है जो फायर प्रूफ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है, गैप सील कर रहा है लेबोरेटरी अपरेटस, मतलब कांच का जो होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, भाई टॉयज भी इससे बनाया जा रहा है। तो ये सिंपल सा चीज है, इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से टॉय भी बन सकता है, इवन सीलिंग भी होता है। पेरिस सीलिंग बहुत फेमस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो सीलिंग करती है। मैंने एक बार लिया भी था, ये बहुत जल्दी जाम हो जाता है, इसका ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है। वो घर में दीवार में लगाने के लिए मैंने एक बार, असल में वो दूसरे लोगों का ही काम था,
मैं एक बार ट्रायल करने चला गया कैसा होता है। मैंने लिया, एक बार लगाया, 2 बार लगाया, क्योंकि मैं धीरे धीरे लगाऊंगा। वो क्या है, लेबर हैं, जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, उनका बहुत स्पीड हैंड है, क्योंकि वो रोज कर रहे हैं ये काम। तो मेरे एक बार लगाने के बाद वो जाम हो गया था। तो बहुत धीरे लगाएंगे यार ऑब्वियसली, क्योंकि हम कोई परफेक्शनिस्ट है नहीं। पढ़ाने आ जाए, मैं जैसा पढ़ा दूंगा वो पढ़ा देंगे। तुम्हारे 95+ फोड़ने में इतनी मदद कर पाएंगे नहीं। हाँ, तो जो जिसका काम उसी को साझे। तो वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐसा होता है। तो मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो इससे टॉय भी बनता है यार, और इसको दे दे, मैंने बोला ना बहुत जल्दी जाम होता है, इसलिए एपरेटॉक्स के बीच में दे दे तो जाम करने का काम भी कर लेता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, पर तुम्हें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि असर्शन रीजन पे बेस्ड होगा। तुम्हें मैंने बता दिया होगा, अगर कोई अलग एमसीक्यू वाले वीडियोस देख चुके हो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो चैनल में जाओ देखो यार, लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर वीडियो तो बिना देख के अगर एमसीक्यू देख रहे हो तो पाप कर रहे हो, बता दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार में तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, पर उतना फायदेमंद होगा नहीं। सबसे पहला काम लेक्चर देख लो यार, उतना लंबा नहीं होगा, सारा का सारा टोटल सिलेबस हमने 10 घंटे में निपटा रखा है। क्लास 10 टर्म 1 साइंस का, मैथ का भी 10 घंटे में। तो समझो बेस्ट कोर्स है, क्वालिटी कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बेहतरीन बात। क्योंकि तुम्हारा भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कभी कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देना, तुम्हारे लिए मेहनत करना। तुम ये ना बोल सको कि हमें पढ़ाने वाला कोई बड़ा अच्छा टीचर नहीं था। तुम्हें मैं बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूं, फोड़ने का काम तुम्हारा है, उसमें कोई उलझन ना आए, उस एग्जाम में तुम फोड़ सको। यही मेरी मतलब भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, तुम जिनको भी मानते हो जैसा से, यही मेरी दुआ है कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ यार। इसमें मुझे खुशी है जब कमेंट आता है ना, सर अच्छा नहीं आ रहा था, सर 40 50 60 मार्क्स ला रहे थे, आपके वीडियो देखे थे, इस बार मंथली टेस्ट दिए थे, सर 98 फोड़ दिया। एक बच्चे ने बोला, सर गांव का रहने वाला हूं, इंटरनेट कनेक्शन है, बाकी सब कुछ नहीं है, ना ही महंगे कोर्सेस खरीदने का पैसा है। उसने मेल किया मुझे, तो मैंने वो बहुत खुशी आती है कि वो बच्चा फोड़ सका हमारे लिए। 10th में भी फोड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेके जरूर आएंगे भाई, जितना भी दूर तो वीडियो कॉल तो करेंगे और बोलेंगे कि इंटरव्यू दो। तो जगास क्लासेस से पढ़ो और एग्जाम में फोड़ो यार, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ चलने में, इस जर्नी में एंड तक साथ देने वाला हूं। सारे चीजों को फेस करेंगे, एग्जाम को भी फोड़ के रख देंगे। तो असर्शन रीजन देखो, असर्शन रीजन का मेन फंडा एक असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट का कारण रीजन वाले स्टेटमेंट में हमें बताया जाता है, जिसको रीजन या फिर आर भी कहते हैं। और हमें 4 ऑप्शन सारे क्वेश्चन में दिए होते हैं कि पहला ऑप्शन ये कि दोनों स्टेटमेंट असर्शन रीजन यानी ए और आर करेक्ट है, और ऑप्शन बी होता है तुम्हारा कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, पर जो रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, किसको, असर्शन को। हाँ तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन भी असर्शन को सही ढंग से, वो रीजन सही है। और दूसरा क्या है कि असर्शन रीजन दोनों सत्य तो है, पर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो क्या होता है, असर्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो जो असर्शन वाला स्टेटमेंट क्यों हुआ उसको बताता है। तो वो अच्छे से बता रहा है क्या, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो ऑप्शन ए, अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी। तो रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, असर्शन तो सही है भाई, रीजन गलत है। और चौथा, असर्शन गलत है पर रीजन सही है। तो चलो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। मैं पेन भी निकाल लेता हूं ताकि मैं लिख सकूं। तो पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, अरे भाई दीवार को क्या करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे। तो ये जो शाइनी व्हाइट फिनिश है वॉल का, और पहला बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए बोलता हूँ उस वाल इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाइट वॉश करेंगे वॉल को, तो ये शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। तो 2-3 दिन बाद ही वो चमकीला एक व्हाइट सरफेस वहां पे बनता है। क्यों? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए ये सब हो रहा है। तो मैं बोलता हूं वहां पे ये होता है कि वो जो व्हाइट वॉश का मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके
वो एक मिल्की कलर देता है जिसके वजह से हमें ये मिलता है। पर ये जो यहाँ पे रीजन है ये बिल्कुल गलत है। तो असर्शन यहाँ पे सही है पर रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ का आंसर, क्योंकि असर्शन बिल्कुल सही है पर रीजन फॉल्स है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल हमने सही किया है। assertion when zinc is added to dilute hydrochloric acid hydrogen is given off। जब जिंक ऐड किया जाता है एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो हाइड्रोजन ऊपर आता है बोल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ाया भी था लेक्चर के टाइम। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये इसलिए होता है कि रीजन बोला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन एटम। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है। और जो रीजन दिया गया है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन एटम रखता है बोल के ही ये होता है। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है और ये एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है। कौन? आर ए को। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? ए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं। हाँ, तो यहां पे देखो असर्शन सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, पर ये जो रीजन है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है और HCl एसिड कंटेन करता है। बहुत बच्चे, मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, असर्शन सही है, रीजन सही है तो एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है, समझ लेते हैं। पर ऐसा हर जगह नहीं होता है जैसे यहाँ पर हो रहा है। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, HCl भी मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर इसका क्या लेना देना कि हाइड्रोजन गिवन ऑफ होता है, हाइड्रोजन निकलता है। भाई क्यों निकलता है? आग देते हैं निकलता है, उसमें है तो पता है, तुम घर में हो हमें पता है, पर निकले क्यों? स्कूल जाने के लिए, या मतलब उसका रीजन ये तो नहीं होगा तुम घर में थे इसलिए निकले, नहीं भी निकल सकते थे। तो यहाँ पे इसलिए रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। असर्शन सही है, रीजन सही है, पर एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। गैस बबल्स आर ऑब्जर्व। असर्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। गैस बबल क्या होता है? ऑब्जर्व होता है जब सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है तो गैस बबल एब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे असर्शन सही है। रीजन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गिवन ऑफ होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये रीजन सही है? अभी हमें चेक करना है कि गैस बबल ऑब्जर्व। तो गैस बबल हमने देखा कब? व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम कार्बोनेट डाला जा रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म, देखो ये मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट। ये नॉर्मल मैं बैलेंस करके नहीं दिख रहा हूं, ये Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। कहां पे बैलेंसिंग ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या होगा कि किस में हमें डालना है? डाइल्यूट कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है, तो HCl यूज होगा। और ये फॉर्म क्या करता है पता है? ये फॉर्म करता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ा हूँ हायर क्लास केमिस्ट्री, तो हाँ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री सब पढ़ा है, तो मैं तुम्हें ये सब अच्छे से बता सकता हूँ। तो ये फॉर्म करता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करता है? NaCl। और NaCl के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। जिसने लेक्चर वीडियो देखा होगा उसको भी ये पता चल रहा होगा कि ये इक्वेशन हमने लिखा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे से ये तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसलिए भी बबल बन के वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसमें और बाकी कोई गैस ही नहीं है। NaCl गैस नहीं है, वाटर मतलब पानी है, CO2 अकेला गैस है, और बबल के अंदर क्या होता है? गैस। तो बबल बना कौन रहा है? CO2। तो CO2 यहां पे निकल रहा है इसलिए बबल बन रहा है। तो रीजन सही है कि नहीं है? अरे गैस निकला तभी तो बबल बना, तो ये रीजन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एमोनिया सोल्यूशन इज एन अल्काली।
तो एमोनिया सोल्यूशन एक अल्काली है, ये ऐसा बोल रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि एमोनिया सोल्यूशन बिल्कुल एक अल्काली होता है, और ये मैंने लेक्चर वीडियोस में भी पढ़ाया था। एमोनिया सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू पेपर रेड। तो ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एमोनिया सोल्यूशन वो जो अल्कालाइन है वो रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। अल्कालाइन मतलब थोड़ा बेसिक होता है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, ना कि यहां पे देखो ये स्टेटमेंट असर्शन सही है। मान ली अल्काली कौन सा होता है? अल्काली बेस होता है, और बेस क्या करता है? लिटमस पेपर ब्लू को रेड बनाता है। तो पर यहां पे क्या बोला है? पर रेड को ब्लू बनाता है, पर यहां पे क्या बोला है कि ब्लू को रेड बनाता है। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू बनाता है, तो ब्लू को रेड बनाना गलत है, क्योंकि ये रेड को ब्लू बनाता है। रेड को ब्लू बोलता तो सही होता, तो रीजन तो गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे असर्शन सही है और रीजन गलत है? दैट विल बी ऑप्शन सी, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अरे जो खाने वाला घर में जो नमक होता है वो जब खुले में छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है। तुम फील भी कर सकते हो, नमक को खुले में छोड़ देना बारिश के सीजन में बहुत जल्दी पता चल जाता है कि तुम जब छुओगे उस नमक को तो तुम्हें गीला गीला सा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है। कैसा है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब दूसरा देखते हैं। कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला अगर बोले तो NaCl होता है कि नहीं? कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है ये NaCl होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है। बट मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट इन डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस। तो ये डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस के तौर पे वहां पे प्रेजेंट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोलता हूं ना, जो चीजें लेक्चर में कुछ कुछ नहीं होती वो क्वेश्चन बैंक से सॉल्व हो जाता है। इसलिए दोनों वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है। पहले लेक्चर को देखना, उसके बाद यहां आके ये एक एक्स्ट्रा समझ रही हो। तो इसकी वजह से, ये मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से ही ये MgCl जो होता है ये डेलिक्यूसेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके वजह से ही ये एब्जॉर्ब करता है। तो असर्शन सही है, रीजन भी भाई सही है, और ये रीजन एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है, क्योंकि MgCl ही अगर नहीं होता ना तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता मॉइस्चर को। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टोमक। तो बेकिंग सोडा पेट में क्या करता है? एसिडिटी बनाता है बोल रहे हैं। तो पहली बात तो बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, और एक बेस कभी कहां पे एसिडिटी फैला सकता है? अरे यार तुम खुद बोलो, तुम एक बेस हो तो तुम उल्टा काम कैसे करोगे? एक अच्छा बच्चा बुरा काम नहीं करता और एक बुरा बच्चा अच्छा काम नहीं करता। मैं जो अच्छा बोल रहा हूं बहुत अच्छा मतलब। और वैसे यहां पे बेस क्या होता है? एक बेसिक मीडियम देता है, तो वो एसिडिटी फैलाने की बात ही नहीं आती। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है भाई, ये जो असर्शन। और दूसरा रीजन पे चले तो बेकिंग सोडा इस अल्कालाइन। हाँ, बेकिंग सोडा बेस है, ये बिल्कुल सही बात है। तो रीजन क्या है? रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो ये कौन सा ऑप्शन होता है? असर्शन गलत और रीजन सही, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्लाइड ओपन किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो डॉक्टर बिल्कुल यूज करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्लास्टर लगा लिया डॉक्टर ने, जब हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कोई भी बोन अगर टूट जाता है उसको सेटल। आजकल वो नॉर्मल क्रैप आए तो भी डायरेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको ठीक कर रही हैं, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, वो क्रैक बैंडेज लगाते थे, उसको खोल के घूम दे रहे हैं, जिसके वजह से ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टर लोग बदनाम हो रहे हैं। तो आजकल छोटे मोटे चीजों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर दे रहे हैं। तो क्यों? When plaster of Paris is mixed with water and applied around fracture limb, it sets into a hard mass. तो ये बोल रहा है कि जब हम इसको पानी में मिला के वहां पे सेट करते हैं तो ये बहुत जल्दी बहुत ही हार्ड बन जाता है, जिसको हम हिला नहीं सकते। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्योंकि इसको हिला नहीं सकते, मैंने बोला ना क्रैक बैंडेज को खोल देते थे, इसको आसानी से खोला भी नहीं जाता, पूरा काटना पड़ता है, पूरा बहुत ताकत लगाना पड़ता है, और एक बार खुल गया तो दूसरी बार फिर से और एक नया करना पड़ेगा। इसके वजह से पेशेंट खोलता नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये ठीक है स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये भाई बहुत हार्ड मास बन जाता है, इसलिए ना हाथ हिलता नहीं है, जिसके वजह से हमारा जो बोन है वो सेट हो पाता है। तो रीजन एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो ये असर्शन तो पहले गलत है। क्या है? गलत है। रीजन देखते हैं। इट इज ए सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रांग बेस NaOH एंड ए वीक एसिड H2CO3। क्या बन रहा है? चलो रिएक्शन करा के देखते हैं। पूरा यहाँ पे तुम्हारे सामने करा दूंगा। ये एक तो गलत है, तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये तो गलत है असर्शन, ये असर्शन बिल्कुल गलत है। पर क्या रीजन भी गलत है? क्या रीजन भी गलत है? हमें ये जानना है। देखो, तो रीजन बोल रहा है कि NaOH मिल जाएगा किसके साथ? H2CO3 के साथ, H2CO3। तो ये बना देते हैं NaHCO3, जो कि बिल्कुल सही बात है। और बचता क्या है? H2O। क्या बनाता है? H2O, पानी निकलता है। तो ये सॉल्ट कैसा है? ये रीजन वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा असर्शन यहाँ पे गलत है और रीजन क्या है? सही है, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। जैसा कि इसकी नियत है कि हमें एक केस गिवन होता है, उसको हमें थोड़ा पढ़ना होता है, जहाँ पे हिंट्स दिया होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है। कुछ बच्चे समझते हैं ये आसान होता है, पैसेज होता है। असल में उस पैसेज में जितना दिया होता है उसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, और अगर आता भी है तो छोड़ो, वो मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तुम्हें 4 मार्क का ये पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 करो बोलता है। और यहाँ पे अगर तुम वहाँ पे पढ़ के करूँगा बोल के नहीं होगा। तुम्हें पहले से आइडिया चाहिए, जो कहाँ पे मिलता है? जकास क्लासेस के लेक्चर वीडियोस में। और वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ पे होता है? ये MCQ सेशन में। समझ पा रही हो? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। तो भाई यहाँ पे पहले केस पढ़ो। ये CBSE क्वेश्चन बैंक 2021 का है, मतलब तुम्हारे ये इसी साल का क्वेश्चन बैंक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं पिक करा रहा हूं। द रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज ऑक्साइड विद HCl इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम देखो, ये HCl डाला जा रहा है, ये जो बूंद बूंद करके, ये पार्ट कौन सा है? HCl है। किसमें डाला जा रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड में, MnO2 में, MnO2 में। तो हमें क्या करना है? काम क्या है हमारा? हमारा काम ये है कि इसको पहले पढ़ना है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट गैस विथ ब्लीचिंग एबिलिटीज वॉज रिलीव्ड। तो जो गैस था जिसके पास ब्लीचिंग एबिलिटी था वो रिलीज हुआ। तो ये था केस। इससे रिलेटेड अभी हम सवाल जवाब करने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या आता है? चलो देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज ऑक्साइड एंड HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई जो केमिकल रिएक्शन है किनके बीच? मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच और जो HCl के बीच, वो कौन सा रिएक्शन है? तो सबसे पहला बात जो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिएक्शन जो होगा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस भी होगा, हाइड्रोजन का गेन भी होगा। सो इट विल बी ए रिडॉक्स रिएक्शन, पहली बात। क्योंकि यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट वाला गैस क्या कर रहा है? रिलीज हो रहा है। समझ गए? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार गलत हो जाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बोलता हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उतना अच्छा होगा। क्योंकि मैं यहां पे 3 करा देता हूं, तुम खुद से 4-5 कर लो। क्वेश्चन बहुत है, अगर बोलोगे कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा 10-12 केस स्टडी। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और जो MCQ देख के जाएगा उसके वैसे भी बहुत मार्क पक्के हो जा रहे हैं, और कर दोगे तो 100 भी फोड़ सकती हो। मीन्स 100% मार्क, वरना 40 मार्क के पेपर में 100 कहाँ से दोगे? 40 में से 40 ला सकती हो यार। क्यों? एक एक मार्क भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि इट इज
योर बोर्ड एग्जाम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ, तो क्लोरीन गैस जो है दैट रिएक्ट विथ डेक्स, तो ये विथ के बाद क्या है, डेक्स, एक डेक्स है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे रिएक्ट विथ डेक्स, ये बीच में है, विथ और टू के बीच, समझ गए कहाँ पे डेक्स है, विथ और टू के बीच। ड्राई CaOH कैल्शियम ड्राई हाइड्रोक्साइड, या फिर डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसके साथ ये रिएक्ट करता है? तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें लेक्चर वीडियो जिसने देखा होगा, मैंने ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म करता है विथ रिएक्शन सारा कुछ बता रखा है, और वहां पे जो रिएक्शन हो रहा था वो CaOH2 के साथ हो रहा था। जिसने लेक्चर वीडियो देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा विथ Cl। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ड्राई CaOH2। भले ड्राई बताऊं ना बोलूं, CaOH2 बोला था, जहां से कोई आराम से ये सवाल कर सकता है। तो जिसने, मैंने बोलता हूं ना, जो लेक्चर देखा है, यहाँ पे 90% क्वेश्चन वैसे भी बन जाता है, बाकी जो 10% होता है उसका लॉजिक में समझा देता है। तो तुम्हारे 100% तो यहाँ पे बन जा रही है। कहाँ पे? तुम्हारे अपने चैनल जकास क्लासेस में, जो देता है क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन बनाता है? तुम्हारा अपना भैया व्योमकेश। तो इसलिए, और लाइक शेयर का भी नहीं बोलता है, देखो कितना अच्छा टीचर है। लोग लाइक शेयर की दौड़ में भाग रहे हैं, सब्सक्राइब की दौड़ में, और तुम्हारा भैया फ्री में पढ़ा। क्यों? क्योंकि तुम ले आओ मार्क्स ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब में फायदा किसको होता है? सुनो, लाइक शेयर छोड़ो, शेयर करने पर तुम्हारे दोस्तों को फायदा होगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, और दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में टॉप करने के लिए। और सब्सक्राइब करोगे, ऐसे बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिलेगा, फायदा तुम्हारा है सब में। तो तुम चाहो तो फायदा करा सकते हो। तुम्हें 95+ नहीं लाने तो क्या कर सकते, पर लाने चाहिए। बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और जगास क्लासेस इसका पूरा रास्ता बनाता है, तुम्हारे लिए मैदान साफ करता है, बस तुम्हें लाने होते हैं। अरे बता तो सब कुछ रहा हूं, क्या क्या करना है करा भी दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें। वरना लोग आते हैं हाउ टू स्कोर 95%, खुद को पढ़ाना आता नहीं, बच्चों को बताने आ जाते हैं। हम बताते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड व्हेयरएज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये भाई रिएक्शन क्या हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो ये रिएक्शन में लिख देता हूँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2HCl होता है। थोड़ा बैलेंस करके लिख रहा हूँ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है पूरा बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो होता है MnCl2। क्या फॉर्म होता है? MnCl2। तुम्हारा सर बहुत कुछ जानता है यार, केमिस्ट्री में तुम्हें परफेक्ट बना सकता है 10th क्लास, इसलिए केमिस्ट्री क्या फिजिक्स में तो और अच्छा पढ़ाता है। और मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, 95 फोड़ रखा है मैंने फिजिक्स में इन क्लास 12, जहाँ पे सबकी जाती है फटती है, वहाँ पे तुम्हारे भैया ने फोड़ा है। तो तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, कोई कंटेंट का इशू नहीं है। तुम्हारे पास ये बहाना नहीं है कि हमारे पास पढ़ने के लिए चीज नहीं था, फ्री में था, टीचर नहीं था अच्छा पढ़ाने वाला, बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें, अपना टाइम निकाल के पढ़ा रहा है, प्रेशियस टाइम। क्यों? क्योंकि तुम ये ना बोल सको मेरे टाइम में मुझे कुछ नहीं मिला था ये सब। और वही जुनून है कि इंडिया को फ्री में बेस्ट चीज देना है। मैं बिना कोचिंग के, बिना अच्छे टीचर के, बुक खरीदने का पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं था, मैं जिस एरिया पे बिलोंग करता हूं, पर फिर भी मैंने अगर 95+ फोड़ रखा है, तो तुम क्यों नहीं फोड़ सकते? आसानी, क्योंकि तुम्हारे पास बेस्ट चैनल है जगास क्लासेस, बेस्ट टीचर है व्योमकेश, तुम्हारा भैया है जो तुम्हें हर पल गाइड करता है। तो देखो ये रिएक्शन क्या बनता है। हमारे टाइम में तुम खुद स्कूल के टीचर को बनाओ, ये कैसा हुआ, अरे ये बुक में लिखा है तो हुआ है, ऐसा ऐसा जवाब मिलता था, क्योंकि उन बेचारों को भी क्या पता होता था। ये बुक को बहुत थोरो होना पड़ता है ये रिएक्शन बनने के लिए। तो देखो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या फॉर्म होता है? MnCl2 फॉर्म होता है विथ
व्हाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फॉर्म करता है क्लोरीन गैस, ये यहां से निकल जाता है, Cl2 होता है। और ये अब बोलोगे सर ये मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ गया, तो ये तुम सुन लो कि क्लोरीन गैस ये होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन लॉस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो MnO2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाता है ये हमारा पंगा नहीं, Mn क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज किया, मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में ये रिड्यूस हो रहा है MnO2, ऑप्शन ई। और HCl क्या हुआ, हाइड्रोजन लॉस करना या फिर ऑक्सीजन गेन करना, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन लॉस करना। सिंपल भाषा में समझो, ऑक्सीजन लॉस करना या फिर हाइड्रोजन गेन करना, ये क्या होता है, तुम समझो मेरी बात को। ऑक्सीजन अगर कोई हराता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, जो कि Mn ने हराया है तो ये क्या हुआ, रिड्यूस। जबकि HCl ने ऑक्सीजन गेन नहीं किया, पर इसने क्या हराया, हाइड्रोजन को हराया। मतलब हाइड्रोजन को हराना ऑक्सीजन को गेन करने के बराबर होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहां पे देखो HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है, रिएक्शन समझ, ऑक्सीजन हराया रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन किया तो भी रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन को हराना, ये होता है ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन गेन करना, ये ऊपर की तरफ जब सिंबल दे रहा हूं तो गेन करना समझ जाना, और ऑक्सीजन को हराना होता है रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑपोजिट है, समझ सकती। सो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, कंफ्यूज मत हो, वीडियो को देखो और 2 बार रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। मैं एक ही स्टेटमेंट को 4 बार बोला हूं, अलग अलग नहीं बोला। हाँ बिल्कुल सही जवाब हमने किया है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन था कौन सा, मंगानीज डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द नेचर ऑफ, उसका नेचर क्या था बोल रहा है। ये ऑप्शन ए नीचे आ गया है, बी ऊपर है, पर सेम है यार, ABCD ही है। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ MnO2, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन में नेचर क्या था उसका, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि उसका नेचर क्या था, तो सिंपल जवाब में बोलोगे कि मंगानीज एक क्या है, मेटल है, Mn मतलब क्या, मंगानीज, और मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। तो ये जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। कोई भी मेटल हो, अगर जिंक ऑक्साइड हो ना ZnO2, ये भी क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। कोई भी मेटल आया ना, मेटल मतलब क्या समझते हो ना, पढ़ाया है 3rd चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल, नहीं है जाओ लिंक में या फिर वीडियोस चैनल में, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके सारा खत्म करो। लेक्चर खत्म नहीं करोगे, MCQ देखने का फायदा नहीं होगा। MCQ लेक्चर जो दोनों खत्म करेगा वो 95+ जरूर फोड़ेगा, थोड़ा रिविजन करके जाएगा तो, वरना सब खत्म कर दिया भूल गए होगे जाओगे तो कैसे। पर जगह क्लासेस बहुत कंटेंट दे रहा है यार, मोर देन एनफ है तुम्हें 95+ फोड़ने के लिए। सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl? क्या होगा अगर हम ड्राई मतलब सूखा हुआ HCl का गैस लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक गैस लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस लेंगे, इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म, एक्वस सोल्यूशन मत पानी में घुला हुआ वाला को छोड़ के, तो क्या होगा बोल रहा है। तो मैं बोलूंगा रिएक्शन होगा ही नहीं। तुम खुद सुनो, तुम जब शरबत बनाते हो, मान लो चीनी घोल रहे हो पानी में, तो पानी जब लिक्विड स्टेट में होता है, घोल पाते हो चीनी को, बर्फ में घोल पाते हो चीनी को अच्छे से, नहीं होता। वो भी तब ही घुलेगा जब बर्फ थोड़ा थोड़ा पिघलेगा। अगर पिघलेगा ही नहीं, पूरा हार्ड रहेगा ना, तो नहीं घुलेगा चीनी। क्या गैसीय स्टेट में घुलेगा? जब गैस बन के रहेगा, वो जो सब्जी के अंदर से निकलता है ना, जब बॉईल करते हैं वाटर को, चावल बनाते हैं, उस गैस में चीनी घुल सकता है? नहीं घुल सकता। तो गैस में सॉलिड फॉर्म में कुछ डिसॉल्व नहीं हो सकता, कुछ रिएक्शन नहीं हो सकता, जबकि लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है। इसलिए अगर ये गैस में हम लेंगे तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 4 करना था, मैं 5 बताता हूं क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में तुम्हें 4 ही करना है। एक एक्स्ट्रा करने पर कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, उल्टा अगर बीच का कुछ गलत हो गया ना तो 3 दे देगा, भले ही तुम्हारे 4 सही। तो जो 4 पूरा परफेक्टली आता है वो करो, अगर 3 परफेक्टली आता है तो एक को तुक्का लगाना पड़ेगा, पर ऐसे पढ़ के जाओगे जेकास क्लासेस से सारा कुछ तो ये लगाने की नौबत नहीं आएगी, एग्जाम में फोड़ने की नौबत आएगी, इंटरव्यू देने जाओगे। समझ पा रहे हो बात को? और वही सक्सेस होगा तुम्हारा चाइल्ड लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 से उठाया गया है, बहुत कुछ वहां से ही उठाया गया है। सीबीएसई का सवाल छोड़ने का सवाल नहीं उठता, ये नहीं किया तो क्या किया यार। तो देखो, फ्रोदिंग इन यमुना, यमुना में फ्रोदिंग की बात की गई है। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फोम, तो यहां पे क्या, जहरीला फोम मतलब जो बबल्स टाइप के बनते हैं, फेन जिसको बोलते हैं, फोम इज हाईली फॉस्फेट कंटेन्ड इन द वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स यूज इन डाइंग इंडस्ट्री। तो ये डाइंग इंडस्ट्री मतलब जो कलर करने वाले इंडस्ट्री हैं उसमें जो, या फिर धोबी घाट की बात करें तो उसमें जो डिटर्जेंट यूज हो रहा है उसके वजह से ये यमुना में फॉस्फेट कंटेंट हाई हो गया है, टॉक्सिक फॉर्म में, जो जहरीला जहर का काम कर रहा है। यमुना's pollution level is so bad that parts of it have been labeled dead। अरे इसका इतना बुरा हाल है कि इसके कुछ पार्ट्स को तो डेड रीजन, मतलब क्या, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा उस पानी में। इंसान तो नहीं, जो पानी में रहते हैं वो जिंदा नहीं रह रहे हैं, उतना पॉइजनियस हो गया है कि उस पार्ट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। देयर इज नो ऑक्सीजन इन इट फॉर एक्वाटिक लाइफ टू सर्वाइव। भाई उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, भले ही डिसॉल्व फॉर्म के ऑक्सीजन लेते हैं पर वहां पे है ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्या हमें करना है। प्रेडिक्ट द पीएच लेवल ऑफ वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रोथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट। यहाँ पे बोला गया है कि ये नदी के खराब होने का कॉज, फ्रोथ होने का कॉज, घटिया बन जाने का कॉज, जहरीला बन जाने का कॉज अगर हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट है, ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर की वजह से हो रहा है, तो इसका पीएच बताओ क्या होना चाहिए। एक्यूरेट नहीं बता सकते क्योंकि जाके नापना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम हॉल में बोलेगा तो सर प्लेन की टिकट काटो, जाके आएंगे बोलोगे नहीं, पर अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सिंपल सा पॉइंट है, देखो कि तुम ये बोलो मुझे कि ये जो अपना डिटर्जेंट है ये एसिड है कि बेस है। जो एसिड है बोल रहे हो वो अपने खुद को ही तमाचा मार दो। तुम लेक्चर देखे नहीं हो या तो अच्छे से याद नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा, पर एसिड तो नहीं होता है, बेस होता है। और मैंने बार बार लेक्चर में समझाया है कि डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब क्या होता है, बेस होता है। तो अगर इसका कंटेंट ज्यादा होगा, अगर किसी क्लास में भाई लड़की है, लड़की की संख्या, लड़के जो हैं, जो बॉयज हैं, उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स, तो वो क्लास बॉयज डोमिनेटिंग होता है या गर्ल्स? बॉयज की चलती है, ऑब्वियसली मेजोरिटी है। एक लड़की होगा 100 लड़के होंगे, अरे उसको पूरा वो कुचल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बॉयज डोमिनेशन चलेगा वहां पे। वैसे यहाँ पे क्या, डिटर्जेंट पाउडर सबसे ज्यादा है, मतलब क्या है वो, बेस। तो पानी भी कैसा हो गया होगा, बेसिक। और बेस का पीएच कितना होता है, 7 से ज्यादा। और इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 से ज्यादा का पीएच दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑब्वियस सी बात है वही आंसर होगा। वो 10-11 हो, 13-14 हो, मुझे भी नहीं पता 10-11 होगा बोल के, पर यह पता है कि डिटर्जेंट पाउडर बेस है, और जहां पे बेस ज्यादा होगा ऑब्वियसली वहां पे पीएच भी ज्यादा होगा 7 से। और यहां पे ऐसा एक ही ऑप्शन है 7 से ज्यादा वाला। एक्यूरेट 7 जो है वो तो न्यूट्रल है, पर 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लॉजिक का काम लगता है, इसलिए केस स्टडी अभी मींस तुम्हारा बोर्ड भी चाहता है कि तुम लॉजिक दिखाओ, ये रट के आने वाले सवाल नहीं चलेंगे। इसलिए जकास क्लासेस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct for the water with detergents dissolved in it? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें डिटर्जेंट ज्यादा घुले हुए हो? तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो OH कम होगा, तो ये तो गलत है यार। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें कि OH हो गया ना तो वो बेस होता है,
और ये तुम्हें पता चल गया है कि ये वाटर बेसिक है, तो वहां पे OH का कंसंट्रेशन कम हो ऐसा हो नहीं सकता। और H3O क्या होता है प्लस, H प्लस या फिर H3O प्लस, ये होता है एसिडिक, मतलब इसका कंसंट्रेशन तो कम ही रहना चाहिए जहां पे बेस हो। तो हमें क्या देखना है कि OH का कंसंट्रेशन ज्यादा और H प्लस का मतलब एसिड का कम होना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल प्रोवाइड्स द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन P Q R S। भाई 4 सॉल्यूशन है P Q R S, उनका pH वैल्यू देखिए, एक का 2, एक का 9, एक का 5, एक का 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे बोला गया है कि हाइड्रोनियम आयन की वजह से, हाइड्रोनियम आयन की वजह से कौन सा सही हिसाब से दिया गया है। तो H3O+ जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? एसिड में। ये जो H3O+ आयन है ये सबसे ज्यादा होता है H3O+, ये सबसे ज्यादा, अगर ये ज्यादा है तो वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और एसिड का pH क्या होता है? लो होता है। और सबसे कम pH कितना है? 2 है यहाँ पे, जो कि P का है। मतलब अगर pH सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका pH वैल्यू सबसे कम है, जितना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन। समझ गए बात? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम आयन किसके पास होगा? P के पास। उसके बाद किसका होगा? जिसका pH सेकंड कम होगा, जो कि R का है। उसके बाद किसका होगा? Q का हो, उसके बाद Q का होगा क्योंकि उसके पास थर्ड मतलब स्मॉलेस्ट pH है। और S बहुत ज्यादा pH है उसका, मतलब उसके पास हाइड्रोनियम आयन बहुत कम होगा क्योंकि वो बेसिक बन जा रहा है। Q और S बेसिक है। तो सबसे कम जो हाइड्रोनियम आयन होगा वो बेस के पास होगा, मतलब ज्यादा pH वाले के पास। ज्यादा pH कम हाइड्रोनियम आयन, ज्यादा हाइड्रोनियम आयन कम pH, मतलब उल्टा है पूरा। तो सबसे कम हाइड्रोनियम आयन किसके पास होगा? जिसका pH सबसे ज्यादा होगा, दैट इज S। और सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम आयन किसके पास होगा? P के पास, जिसका pH सबसे कम है। तो S का कम होगा, जो कि ऑप्शन सी अच्छे से समझा रहा है कि S का सबसे कम और P का सबसे ज्यादा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू। ये किस में लीड कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, ये मैंने बता दिया था कि ये लीड करेगा डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि पैसेज में ही दिया गया था। फॉस्फेट की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम जाएगी। पर ऐसे 2 ऑप्शन है, 2 या 3 ऑप्शन है। और इसके साथ साथ फॉस्फेट ज्यादा होने पर ब्लू ग्रीन आल्गे जो होता है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, क्योंकि बी सी में भले ही डिक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल दिया हो, एक में बोला है कि आल्गी का ग्रोथ कम हो जाएगा, नहीं भाई बहुत बढ़ जाएगा। और एक बोला है नो इफेक्ट, इफेक्ट तो पड़ेगा, आल्गी का ग्रोथ का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट्स इज प्रोवाइडेड टू यू, अगर एक वाटर सैंपल है जिसमें डिटर्जेंट्स हैं, तुम्हें अगर प्रोवाइड किया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट, तो क्या ऐसा करोगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, देखो डिटर्जेंट्स है तो सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है, क्योंकि खुद डिटर्जेंट ही बेसिक है। तो तुम्हें कुछ क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन है उनमें से बेकिंग सोडा बेस है, कॉस्टिक सोडा बेस है, वॉशिंग सोडा बेस है, विनेगर अकेला एसिड है, और तुम्हें डालना क्या है? एसिड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्रीटिंग विथ विनेगर। समझ गए? क्या होगा? ट्रीटिंग विथ, किसके साथ ट्रीट करेंगे? और एक बार कमेंट सेक्शन में ठोको, मुझे पता चल जाए कि तुम समझ गए। ठोको ठोको ठोको, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कर दो यार, एक कमेंट तो बनता है। तुम बोलता, मतलब मुझे मजा आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोलता हूं, क्यों? बिकॉज मेरा मेन एम पढ़ाना है, पर कमेंट करते हो, मुझे लगता है कि तुम पढ़े हो इतने तो, इसलिए कमेंट एक बनता है यार। बनाओ 1-2 कमेंट, श्योरली मस्ट दो। So let's move to the next case study question. Before that, pause the video and note it down. समझ गए सारे? नहीं समझे हो तो भी कमेंट में लिखो।
समझ गए तो भी ठोको ताकि मुझे समझ में आ जाए। तीसरा पैसेज, स्टडी द गिवन टेबल। मैं 3 ही केस स्टडी बेस करा रहा हूं क्योंकि 5 है टोटल, पर 3 करा रहा हूं, 2 तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं। अगर बोलोगे तो अपलोड कर देंगे, टोटल 3-4 होते हैं। 3 कर देने पर बेसिक आइडिया आ जाता है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को पढ़ते हुए ये जितने भी क्वेश्चन हम पूछे जा रहे हैं उसका आंसर दो बोला गया है। तो देखो टाइम यहां पे दिया गया है और पीएच दिया गया है। क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है और पीएच दिया गया है। किसका? इट शोज द पीएच वैल्यू ऑफ प्लाक विच कलेक्ट्स अराउंड टीथ। तो हमारे दांत के पास का जो प्लाक होता है उसका ये पीएच है। एक चाइल्ड है, 3 घंटे तक उसका पीएच मेजर किया गया है। पहले तो जब स्टार्टिंग की गई मेजर करना तब 7 था, मतलब न्यूट्रल था। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, 1 घंटे में तो कुछ नहीं हुआ, पर 2 घंटे बाद थोड़ा बढ़ा, 3 घंटे बाद भी 0.1 बढ़ा, फिर 4 घंटे बाद देखिए तो बढ़ा था। कितना बढ़ा था? घट गया था। बढ़ा नहीं था, घट गया था। तो हमने क्या देखा कि जब स्टार्टिंग किए तब न्यूट्रल था, जब स्टार्टिंग किए तब न्यूट्रल था। 1 घंटा जब हुआ तो भी न्यूट्रल था, सेम था। जब 2 घंटा हुआ तब थोड़ा बढ़ा, जब 3 घंटा हुआ तो और थोड़ा बढ़ा, और जब 4 घंटा हो गया तो भाई भयंकर घट गया, 7 से पूरा 4 पे चला गया। और पीएच घटना मतलब क्या? एसिडिक होना। तो इसी के स्टेटमेंट में जो सवाल पूछेगा उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो चलो देते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाक आर। तो जो प्लाक थी जिसका हमें पीएच दिया गया है उसके 3 कंस्टिट्यूएंट क्या, तो उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे हमें देखना है। क्या देखना है कि प्लाक के जो कंस्टिट्यूएंट है क्या वो एसिड है? बिल्कुल है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि 4 घंटे बाद उसका पीएच घट रहा था, और 4 पीएच कभी किसी बेस का नहीं हो सकता, वो हमेशा एक एसिड का ही हो सकता है। और सलाइवा क्या होता है? जो लाल होता है, जो मुंह से पानी टपकता है जब तुम स्वादिष्ट खाना देखते हो, अपना फेवरेट खाना देखते हो, जो मुंह से पानी टपकता है उसी को सलाइवा बोलते हैं। और प्लाक कहां पे होता है? दांत के चारों तरफ। वहां पे सलाइवा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और बैक्टीरिया होते हैं यार, वही तो दांत को खराब करती है जब एसिड होता है। तो 3 कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाक, क्या ये कौन से हैं? ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये तीनों ही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीएच व्हिच लीड्स टू टूथ डिके। तो कौन सा पीएच है जो टूथ डिके को लीड करेगा? मैंने बोला बैक्टीरिया कब होता है? जब मीडियम एसिडिक होता है। और टूथ डिके यानी दांत को खराब करना किसका काम है? बैक्टीरिया का। तो कब होगा? जब पीएच 7 के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम वो मीडियम एसिडिक बनेगा, और जब तक मीडियम एसिडिक नहीं बनता तब तक बैक्टीरिया अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। पर बिलो 7 की भी अगर बात करता हूं मैं, बिलो 7 तो बोल दिया, यहां पे फिर भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक की 5.5 से नीचे की 5.5 के ऊपर। सुनो, जितना ज्यादा एसिडिक उतना भयंकर काम करेगा कौन? बैक्टीरिया। तो ये बात हम इजीली बता सकते हैं कि 5.5 के नीचे बहुत अच्छे से बैक्टीरिया काम करके हमारे टूथ को डिके कर देगा, बर्बाद कर देगा। सो द राइट आंसर विल बी बिलो 5.5, जो लेक्चर में मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया है, बहुत अच्छे तरह से समझाया है, सारा कुछ एक्सप्लेन है यार। जो लेक्चर वीडियोस देख रहा है उसको सवाल सारे आ रहे होंगे, डायरेक्ट सवाल बहुत से हैं। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर में पढ़ाया बोल के उठाया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से उठाया है सीरियली। 1-2 सवाल जो मैंने होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पे तो नहीं, केस स्टडी बेस से 1-2 छोड़ा गया है ताकि तुम होमवर्क की तरह कर सको उसे, और जितना किया गया है उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। स्टेट द टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन कंडीशन मोस्ट फेवरेबल फॉर प्रोसेस ऑफ टूथ डिके। तो कौन सा टाइम फेवरेबल होता है टूथ डिके के लिए? तो इट इज द टाइम 4, क्योंकि ब्रश किए हुए तुम्हारे बहुत टाइम हो जाता है 4 बजे तक, तो इस टाइम में अगर ब्रश कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसका अगर कॉज पूछोगे तो मैं ये बता सकता हूँ, लोएस्ट पीएच इंडिकेट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पे जो डाटा दिया गया था, अगर मैं उस डाटा को फिर से अगर मूव ऑन करूँ तो तुम्हें एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ
ये डाटा में चलो चलते हैं कि यहाँ पे टाइम दिया गया है, ये 0 मतलब 12 बजे, 1 घंटा बाद, कितने टाइम से ये दिया गया है, 1 2 3 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद सबसे लोएस्ट पीएच यहाँ पे शो कर रहा है, कितना, 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद क्या होगा, पीएच लोएस्ट होगा, और जब पीएच जितना लोएस्ट होगा बैक्टीरिया उतना अच्छे से काम करके टूथ को डिके करेगा। तो वहां पे जो टाइम बताया गया है वो क्या होगा, 4 घंटे होगा, इसलिए 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ईयर 4 डजंट मीन्स 4 बजे, मैं इसलिए 4 बजे बोला ताकि तुम कंफ्यूज हो और मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर सकूं। 4 घंटे बाद होगा, जैसे कि ये हमें कहां से पता चला, वो जो केस हमें दिया गया है वहां से पता चला। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट टूथ डिकेज। हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं यार, जर्म से दे सुरक्षा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये जो ऐड देखते हो ये टूथपेस्ट का कुछ वैसा काम नहीं होता है नमक बमक का, ये सिंपल सा फंडा है सारे टूथपेस्ट का। ये बस फ्लेवर के हिसाब से तुम खरीदते हो, पैसा देते हो, वरना फंडा सिंपल है कि हमारा मुंह एसिडिक हो जाता है जिसके वजह से टूथ डिके होता है। अगर टूथपेस्ट में जो बेस होता है, जब हम बेसिक से हम टूथब्रश करते हैं तो एसिड बेस मिलके क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो एसिड और बेस मिलके एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर देते हैं, तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइज। क्या होता है, न्यूट्रलाइज, समझ गए। तो इसी के वजह से पेस्ट कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, नोट कर लिए इसको, लेट्स मूव। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। हाँ, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे यार, 5 में से 4 करो बोलता है, पर इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का एमसीक्यू होता है एंड। जिसने ये सब कर लिया, लेक्चर वीडियोस देख लिया, वो बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया होगा। और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि टारगेट 100 रखना चाहिए, 95 प्लस। तो उनको बोल रहा था कि वो वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद तुम्हारा उतना तो हो गया है, और आगे का सोचो ना, और ज्यादा फोड़ेंगे। जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।